वेलकम टू लीगल वेवाइटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन स्टेट एक्टर्स को। ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एक नहायत ही अहम टॉपिक है और एग्जामिनर आपसे अक्सर इसके मुतालिक पूछ लेता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्या नॉन स्टेट एक्टर्स या नॉन स्टेट एंटिटीज़ इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है या नहीं। इसकी रिकॉग्निशन के बारे में मज़ीद पूछ सकता है और मज़ीद पूछ सकता है कि आपको नॉन स्टेट एंटिटी टर्म से क्या मालूम पड़ता है और इसका इंटरनेशनल लेवल पे क्या रोल है। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है कि नॉन स्टेट एंटिटीज़ की वेरियस काइंड्स कौन सी हैं, वेरियस टाइप्स कौन सी हैं। तो ये सारा कुछ हम आज की वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। जैसा कि नॉन स्टेट एक्टर्स एक इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरनेशनल लॉ क्या है। आपका जो इंटरनेशनल लॉ है ये गवर्न करता है और रेगुलेट करता है रिलेशनशिप को स्टेट्स के दरमियान, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान और इंडिविजुअल्स के दरमियान। आपका इंटरनेशनल लॉ मेनली तीन इन चीज़ों से डील कर रहा है और ये तीनों ही इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट में आते हैं। अगर आप देखो आपको इंटरनेशनल लॉ का मेन सब्जेक्ट जो मिलेगा वो आपका होगा स्टेट्स, उसके बाद आते हैं आपके नॉन स्टेट एक्टर्स और लास्ट में आपके पास आते हैं इंडिविजुअल्स। ये तीनों इंटरनेशनल लॉ के मेन सब्जेक्ट है जिनसे मेनली इंटरनेशनल लॉ डील करता है। नॉन स्टेट एक्टर्स में अगर आप मज़ीद देखें आपको देखने को मिलती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज़, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वगैरह। ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं नॉन स्टेट एक्टर्स में और इसके अलावा भी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी आपने मेनली इन तीन चीज़ों को याद रखना है। शुरू में जो आपका इंटरनेशनल लॉ था वो मेनली डील करता था सिर्फ स्टेट्स के साथ। जो आपकी स्टेट्स थी उनकी राइट्स बताता था, उनकी ड्यूटीज़ बताता था और बताता था कि ये जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट्स हैं उन्होंने अपने किस तरह रिलेशनशिप को गवर्न करना है, रेगुलेट करना है और किस तरह उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे एज अ इंटरनेशनल पर्सनैलिटी अपना रोल प्ले करना है। मगर जैसे-जैसे डेवलपमेंट हुई इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये भी अपना एक अहम रोल इंटरनेशनल लेवल पे प्ले करना शुरू हो गए। तो उसका नतीजा ये निकला कि जो नॉन स्टेट एंटिटीज़ थी, इनका आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिला नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अगर आप नॉन स्टेट एक्टर्स की मिसाल लें, यूनाइटेड नेशंस है, वो इंटरनेशनल लेवल पे एक निहायत ही अहम किरदार अदा करती है। और इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी आप देखो इंटरनेशनल लेवल पे आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा और बहुत सी नेशंस ऐसी हैं जिन पे उनका इन्फ्लुएंस होता है। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम अमर्ज हुई और इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे एक निहायत ही अहम रोल प्ले किया। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट बन गया इंटरनेशनल लॉ का। इससे पहले इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट था इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ एग्जिस्ट करती थी जिनको हम स्टेट बोलते हैं। लेकिन बाद में नॉन स्टेट एक्टर्स भी इंटरनेशनल लॉ का एक नहायत ही अहम सब्जेक्ट बन गया क्योंकि इसका आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिला इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है नॉन स्टेट एक्टर्स की। नॉन स्टेट एक्टर्स एक ऐसी एंटिटी है जो कि स्टेट नहीं है, ना ही वो किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, मगर उसके पास इतनी ताकत है कि वो नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है। तो ये थी नॉन स्टेट एक्टर की डेफिनेशन। उसके बाद है मीनिंग। नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या मीनिंग है? अगर आप देखो आपको तीन वर्ड्स देखने को मिलेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन का मतलब होता है नॉट और विदाउट, स्टेट का मतलब होता है सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी और एक्टर का मतलब होता है कोई भी एंटिटी या बॉडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उसका मतलब ऐसी एंटिटी या ऐसी बॉडी जो कि सॉवरेन नहीं है। जो आपकी स्टेट होती है वो एक सॉवरेन बॉडी होती है, मगर नॉन स्टेट एक्टर्स वो बॉडीज़ हैं, वो एंटिटीज़ हैं जो कि सॉवरेन नहीं हैं, उनके पास सॉवरेनिटी मौजूद नहीं है। और यही मेजर फ़र्क है आपका नॉन स्टेट एक्टर्स में और स्टेट एक्टर्स में। अगर आप ये नीचे देखें, नीचे भी वही बात लिखी है। ये वो एंटिटीज़ हैं जो कि स्टेट नहीं हैं, मगर इनका आपको असर देखने को मिलता है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं इंटरनेशनल लॉ के डेवलपमेंट में। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास काइंड्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स या टाइप्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। सबसे पहले हमारे पास टाइप आती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपका हाइब्रिड एक्टर्स की कैटेगरी में फ़ॉल करता है। उसकी वजह ये है कि इनको कहीं न कहीं इन्हीं जो सॉवरेन स्टेट्स हैं इन्होंने एस्टैब्लिश किया है। जब ये एस्टैब्लिश होगी तो इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे एक्ट करना शुरू कर दिया
और इनका आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिला इंटरनेशनल लेवल पे। और ये कहीं न कहीं स्टेट की तरह ही रोल प्ले करती हैं, क्योंकि अगर आप स्टेट को देखो उसके पास लेजिस्लेटिव पावर होती है। तो ये जो नॉन स्टेट बॉडीज़ हैं, ये भी कहीं न कहीं लॉ मेकिंग का काम करती हैं, रेज़ोल्यूशंस को अडॉप्ट करती हैं, उनको एनफोर्स करवाती हैं। तो कहीं न कहीं इनका रोल आपको स्टेट्स के साथ सिमिलर देखने को मिलता है। आप मिसाल देख सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं, वो जो है वो बाइंडिंग डिसीजंस फ़ॉर्म कर सकती हैं, जो कि स्टेट्स पे बाइंडिंग होते हैं, स्टेट बाउंड होते हैं कि उन डिसीजंस को फ़ॉलो करें। अगर वो स्टेट्स फ़ॉलो नहीं करती, तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो उन स्टेट्स पे सैंक्शन लगा देती हैं, उनका बायकॉट शुरू हो जाता है और इस तरह के उनको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस है वो ट्रेटीज़ में एंटर हो सकती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्लेम्स ला सकती है। तो कहीं न कहीं जिस तरह एक स्टेट जो है अपना रोल प्ले करता है इंटरनेशनल लेवल पे, वैसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस भी किसी हद तक वैसा ही रोल प्ले करती हैं। नीचे बिल्कुल यही बात लिखी है जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मिसाल लेना चाहें, इसमें आपकी यूनाइटेड नेशंस आ जाती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, वर्ल्ड बैंक आ जाता है, आईएमएफ आ जाता है, यूरोपीय यूनियन आ जाता है, अफ्रीकन यूनियन आ जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है और इस तरह की बेशुमार आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेंगी, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अपना रोल अदा कर रही हैं। तो उसके बाद है हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल। सबसे पहले इनका जो रोल होता है वो होता है लॉ मेकिंग का और स्टैंडर्ड सेटिंग का। ये इंटरनेशनल लेवल पे लॉ को क्रिएट करती हैं, डेवलप करती हैं। किस तरह? कन्वेंशंस के थ्रू, रेज़ोल्यूशंस के थ्रू, रिकमेंडेशंस के थ्रू। उसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टैंडर्ड सेट करती हैं, जो कि बाइंडिंग होते हैं, ये गाइड करते हैं किसी हद तक स्टेट्स को। उसके बाद है इनका दूसरा रोल जो कि है डिस्प्यूट सेटलमेंट। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को देखो तो वो कहीं न कहीं आपको जुडिशियल और कुसाई जुडिशियल फोरम्स फ़राहम करती हैं, जिनके ज़रिए से आप अपने डिस्प्यूट्स को रिज़ॉल्व करवा सकते हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशन का एक बहुत ही अहम ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका काम है इंटरनेशनल लेवल पे जो भी स्टेट्स के दरमियान डिस्प्यूट होते हैं, उनको सेटल करवाना। और अगर आप डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी देखो, ये आपकी बॉडी जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक निहायत ही अहम बॉडी है, जिसका काम है ट्रेड में जो भी आपके इश्यूज आते हैं उनको सॉर्ट आउट करवाना, उनको रिजॉल्व करवाना। उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा रोल, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल लेवल पे आपको यूनाइटेड नेशंस जैसी बॉडी देखने को मिलती है, जिसका एक निहायत ही अहम फंक्शन है पीस कीपिंग। इंटरनेशनल लेवल पे पीस को मेंटेन करना। और ये पीस किस तरह मेंटेन करता है, इसका एक निहायत ही अहम ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये कलेक्टिव एक्शंस ले सकता है, सैंक्शंस को इम्पोज कर सकता है और ये पीस कीपिंग मिशन भी कर सकता है। अगर कहीं पे कोई टेररिस्ट ग्रुप वगैरह एग्जिस्ट करता है तो ये वहाँ पे जाके पीस कीपिंग ऑपरेशन कर सकता है, पीस कीपिंग मिशन कर सकता है। और उसके बाद है इनका चौथा फंक्शन, जो कि है ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ ऑपरेशंस। ये जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोगों को जो वार से अफेक्ट हो रहे हैं या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर या कहत जैसी मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, उन लोगों की मदद करता है, उनको एड प्रोवाइड करता है। इस चीज़ का मेन मकसद ये होता है कि लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जाए, लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो और उनकी ह्यूमन डिग्निटी को सेव किया जाए, प्रिज़र्व किया जाए, मेंटेन किया जाए। और यहाँ तक थे हमारे पास रोल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के। उसके बाद है दूसरे नंबर पे हमारे पास एनजीओज़, जिनको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बोला जाता है। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मकसद प्रॉफिट बनाना नहीं बल्कि पब्लिक वेलफेयर होता है। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वॉलंटरीली फॉर्म होती है और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इनका मकसद प्रॉफिट बनाना नहीं होता। ये आपको नेशनल लेवल पे भी देखने को मिलेंगी और इंटरनेशनल लेवल पे भी देखने को मिलेंगी। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें, आपको ग्रीन पीस, अमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस और इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेंगी, जो कि पब्लिक वेलफेयर का काम कर रही हैं।
उसके बाद है यहाँ पे एनजीओज़ का रोल। सबसे पहले इनका रोल होता है प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को। एनजीओज़ जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, ये पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की कंडीशंस को मॉनिटर करती हैं कि किस जगह वॉयलेशन हो रही है, और अगर किसी जगह मैस लेवल की वॉयलेशन हो रही है तो ये उसके लिए एडवोकेसी भी करती हैं, और ये एक अहम किरदार अदा करती है पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की जो नॉर्म्स हैं उनको सेट करने में, फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटीज़ में। उसके बाद है इनका दूसरा रोल, जो क्या है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। जैसे आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक अहम फंक्शन था ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना, इसी तरह एनजीओज़ का भी एक ये अहम फंक्शन है कि वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फराहम करती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा। बहुत सी एनजीओज़ ऐसी हैं जो कि डिज़ास्टर रिलीफ फराहम करती है और ह्यूमैनिटेरियन एड भी फराहम करती हैं। आसान अल्फाज में आपको अगर बताऊं तो ये उन लोगों की मदद करती हैं जो कि कहत से, जंग से या कोई भी डिज़ास्टर वगैरह से अफेक्ट हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड करती है इमरजेंसी मेडिकल केयर कोई भी कन्फ्लिक्ट के दरमियान या नेचुरल डिज़ास्टर के दरमियान। ये इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करती है। अगर आप इसके नाम की ट्रांसलेशन करें डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इससे आपको मालूम पड़ता है कि ये वो डॉक्टर्स हैं जिनके लिए बॉर्डर्स जो हैं वो कोई रुकावट नहीं है। ये हर मुल्क में जाके या कहीं भी जहाँ भी कोई मसला होता है वहाँ जाके लोगों की मदद करती है। उसके बाद है हमारे पास तीसरा रोल जो कि है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनजीओस जैसे ग्रीन पीस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ जो है ये प्रमोट करती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को और क्लाइमेट एक्शंस को। ये वाली एनजीओस जो हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे एनवायरनमेंट की बात करती हैं और बात करती हैं कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोका जाए, उसके खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करती हैं और उसके खदशात बताती हैं कि अगर उसको ना रोका गया तो आने वाले वक्त में इंसानों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास आखिरी रोल जो कि है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ये एनजीओज़ जो हैं ये कैंपेन्स करती हैं कि लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को बताया जाए इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में, उनको बताया जाए उनके ह्यूमन राइट्स क्या है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या कहता है और इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह जस्टिस को सर्व किया जाता है और किस तरह जस्टिस को सर्व करना चाहिए। ये सारा कुछ आपको इन कैंपेन्स में बताया जाता है और ये कैंपेन्स करती हैं एनजीओज़। इनका मकसद होता है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताना। और उसके बाद है हमारी अगली टाइप नॉन स्टेट एक्टर्स की, जो कि है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एमएनसीज़ और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, टीएनसीज़। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बड़े लेवल की बिजनेस एंटिटीज़ या बॉडीज़ होती हैं जो कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं। इनका जो हेडक्वार्टर होता है वो कोई एक स्टेट में होता है जिसको होम स्टेट बोलते हैं, और जहाँ पे इनकी कोई भी ब्रांच या सब्सिडरी बॉडी एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं होस्ट स्टेट। ये जितनी भी आपकी है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न और एप्पल, ये जितनी भी आपकी कंपनीज़ हैं ये आपकी आती हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस में। क्योंकि अगर आप देखो इनका भी आपको इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, इसीलिए ये इंटरनेशनल लॉ का एक अहम सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वही बात लिखी है कि ये नॉन सॉवरेन एंटिटीज़ होती हैं जिनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता है ट्रेड पे, इन्वेस्टमेंट पे, ह्यूमन राइट्स पे और इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ पे। आल्दो इनका रोल जो है वो लिमिटेड है, मगर ये एक अहम रोल प्ले करती हैं इंटरनेशनल लॉ में। तो यहाँ पे अब इनका रोल देख लेते हैं कि जो एमएनसीज़ हैं और टीएनसीज़ हैं इनका क्या रोल है। सबसे पहले है इनका रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एमएनसीज़ जो हैं ये आपकी इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल ट्रेड में, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पे एक अहम रोल प्ले करती हैं। मज़ीद ये कि जिन मुल्कों में अपने यूनिट लगाती हैं वहाँ पे कैपिटल आता है, टेक्नोलॉजी आती है और उस मुल्क में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। लेट्स सपोज़ कि अगर गूगल जो है वो किसी मुल्क में अपनी कोई भी ब्रांच खोलना चाह रहा है
तो ज़ाहिर-सी बात है वो जो मुल्क है, अगर वो उनको प्रॉपर रिलीफ़ फ़राहम करेगा, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देगा, तभी गूगल उस मुल्क में जाना चाहेगा। अगर उस मुल्क में टैक्सेस बड़े हाई हैं और वो एज़ अ नॉर्मल एंटिटी के तौर पे वो मुल्क डील कर रहा है उस कंपनी से, तो क्या होगा, वो कंपनी चाहेगी वो अपना यूनिट उस मुल्क की बजाय कोई ऐसे मुल्क में लगाए जहाँ पे उसको कोई ना कोई बेनिफिट्स मिले। उस कंपनी के साथ इकोनॉमिकली कोऑपरेट करेंगे, तो वो कंपनी जो है वो उस मुल्क में अपना यूनिट लगाना चाहेगी। तो इस तरह ये कंपनीज़ इन्फ्लुएंस क्रिएट करती हैं स्टेट्स में। मज़ीद ये है कि जिस मुल्क पे ये अपना यूनिट लगाती हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। ज़ाहिर-सी बात है, इन कंपनीज़ ने उन मुल्कों में जाके काम तो करना है, तो वहाँ पे काम करने के लिए ये वहीं से बंदे हायर करती हैं और अपना काम करवाती हैं। तो इस तरह ये जिस मुल्क में जाती हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। ये प्रमोट करती हैं इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को और मॉडर्नाइज़ेशन को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिस मुल्क में जाएँगे, ये वहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेके जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे खुद ब खुद ही मॉडर्नाइज़ेशन जो है वो फ़ॉर्म होगी। उसके बाद है इनका दूसरा रोल, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। ये आपकी जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये कहीं न कहीं हार्म कर रही होती हैं एनवायरनमेंट को, या कहीं न कहीं हेल्प कर रही होती हैं एक अच्छा माहौल क्रिएट करने में। वो इस तरह आप मिसाल ले लें कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी है, वो किसी भी मुल्क में मूव करती है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कंपनी उस मुल्क में इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को प्रमोट करेगी। ये जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स होगी, इलेक्ट्रिक कार्स होगी, ये सब माहौल दोस्त हैं। ये सब व्हीकल्स आपकी जो हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं। मज़ीद ये कि जो कंपनीज़ होती हैं, ये इंटरनेशनल एनवायरमेंटल रेगुलेशंस का सब्जेक्ट होती हैं। ये जो आपका इंटरनेशनल लेवल पे लॉ एग्ज़िस्ट करता है एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के बारे में, वो इन कंपनीज़ से डील करता है। मज़ीद ये कि जो भी ग्लोबल कैंपेन्स की जाती हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, तो ये जो है कंपनीज़ उनका सब्जेक्ट होती हैं, उनका एम होता है कि इन कंपनीज़ को एंगेज्ड किया जाए ऐसी प्रैक्टिसेस में जो कि माहौल दोस्त हों। उसके बाद है हमारा तीसरा फंक्शन जो कि है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ज़ाहिर-सी बात है ये कंपनीज़ जो हैं ये पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजीज़ को स्प्रेड करती हैं और ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करती हैं। अभी आपने देखा होगा जैसा कि चैट जीपीटी आया और मज़ीद बहुत से एआई मॉडल्स आए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया। उसके अलावा आपकी नासा है, स्पेसएक्स है, गूगल है, एप्पल है, ये तमाम कंपनीज़ जो हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में एक निहायत ही अहम किरदार अदा करती हैं। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ टाइप जो कि है नॉन स्टेट एक्टर्स की, वो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव और एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव जो है वो अपना काम करते हैं लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए, मगर जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं वो जो है वो इंटरनेशनल लॉ की वोलेशन करते हैं ताकि वो अपना एम या अपने पॉलिटिकल गोल को अचीव कर सके। ये इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते, ये अपने ही असूलों के मुताबिक चलते हैं और इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं। इनको एज अ लीगल सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, मगर ये इंटरनेशनल लॉ का फिर भी सब्जेक्ट है। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये ग्रुप्स कहीं न कहीं अपना किरदार अदा कर रही हैं। ये कहीं न कहीं इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, स्टेट्स पे प्रेशर बिल्ड करती हैं, कहीं न कहीं वॉयलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। जो भी इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, उनको पर्सनली लायबल ठहराया जाता है क्राइम्स के लिए। इसकी आप मिसाल ले लें, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो कि वॉयलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और टेरर को प्रमोट करती है। उसके बाद इनका रोल देख लेते हैं। इनका इंटरनेशनल लेवल पर रोल है थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये इंटरनेशनल की जो पीस और सिक्योरिटी है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट हैं। अगर इनको ना रोका जाए तो ये इंटरनेशनल लेवल पे पीस को ख़त्म कर दें और चारों तरफ जंगी माहौल बना दें। इनका मकसद होता है जो भी सोसाइटीज़ हैं इनको डिस्टेबलाइज़ करना और ग्लोबल पीस को चैलेंज करना। दूसरा इनका मकसद होता है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। ये जो है ऑर्गेनाइजेशंस ये किसी लॉ को फॉलो नहीं करती, तो इसीलिए ये वायलेट करती है ह्यूमन राइट्स को,
ये प्रमोट करती हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट को, एक्सप्लॉयटेशन को। यानी ये इंसानों की इलीगल ट्रेड करती है, इंसानों को जबरी तौर पे अपने कब्ज़े में रखती है, और जो भी कमज़ोर लोग होते हैं यानी बच्चे या औरतें, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा के उनका इस्तेमाल करती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस बच्चों और आम शहरियों को निशाना बनाती हैं और इनको एज अ ड्रग एंड आर्म नेटवर्क के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद यहाँ पे चौथा फंक्शन जो कि है इलीगल ट्रेड ऑफ ड्रग्स एंड आर्म्स। ये जो आपकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इलीगली तौर पे ट्रेड करती हैं ड्रग्स की, आर्म्स की, उनकी प्रोडक्शन करती हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जो भी नशावर चीज़ें होती हैं, नारकोटिक्स जो होती हैं उनको सेल करती हैं, वेपन्स हो गए या एमुनेशन हो गई, उनकी गोलियाँ होंगी, पूरी दुनिया में इलीगली तौर पे उनको सेल करती हैं। उसके बाद है हमारे पास पाँचवाँ एक्टर जो कि है मीडिया। मीडिया जो है वो एक पावरफुल नॉन स्टेट एक्टर है जो कि शेप करता है पब्लिक ओपिनियन को, और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी स्टेट एग्जिस्ट करती हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। मीडिया में आपका आ जाता है बीबीसी, आ जाता है अल जज़ीरा, आ जाता है सीएनएन, आ जाता है। ये वो स्टेट एक्टर्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज़ कवरेज करते हैं। इनका रोल देख लेते हैं। इनका रोल होता है इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। ये पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लोगों के दरमियान अवेयरनेस क्रिएट करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में, जैसे कि वार्स होगी, ट्रीटीज़ होगी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगी, एनवायरमेंटल क्राइसिस हो गया। इनके मतलब ये पूरी दुनिया में लोगों को गाइड करते हैं, अवेयर करते हैं। मज़ीद ये कि लोगों की मदद करते हैं इंटरनेशनल लॉ को समझने में और ग्लोबल इश्यूज़ को समझने में। ये मीडिया जो है ये डिबेट करता है इंटरनेशनल इश्यूज़ पे, जिसके ज़रिए से लोगों को चीज़ों को समझने में आसानी होती है। उसके बाद है इनका दूसरा रोल शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। ये ज़ाहिर-सी बात है, जब ये कोई भी चीज़ पे डिबेट करते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, तो ये एक लोगों के दरमियान भी एक ओपिनियन फ़ॉर्म कर रहे होते हैं। अगर लोग उस ओपिनियन से एग्री करते हैं तो वो वाली ओपिनियन या वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मीडिया जो है वो इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक एटीट्यूड को, फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में और इंटरनेशनल एक्शंस के बारे में। उसके बाद है हमारे पास तीसरा इनका रोल जो कि है इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी। जो मीडिया है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिबेट्स करता है, इन्फ्लुएंस करता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, जो भी कौमों के दरमियान होते हैं। जो मीडिया होता है वो फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में डिबेट्स करता है, किस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है और किस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी किस लेवल पे स्टैंड कर रही है। ये सारी डिबेट्स जो है वो आपका मीडिया करता है, और ये मीडिया की वजह से बहुत से फॉरेन पॉलिसीज़ पे असर आता है और शेप होती है नई फॉरेन पॉलिसीज़। कभी-कभी जो मीडिया के ज़रिए डिप्लोमेसी हो रही होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है या तब्दील हो जाती है डायरेक्ट कम्युनिकेशन से, जो कि लीडर्स के दरमियान हो रही होती है या ग्लोबल ऑडियंस के दरमियान हो रही होती है। उसके बाद है हमारे पास अदर एक्टर्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है रिलीजियस ग्रुप्स। रिलीजियस ग्रुप्स जो होते हैं ये अपने रिलीजन को प्रमोट करते हैं, अपनी आइडियोलॉजिकल बिलीव्स को प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और इस तरह ये अपना रोल प्ले करते हैं। इनका काम होता है पीस के लिए काम करना, चैरिटी के लिए काम करना और मॉरल वैल्यूज़ पूरी दुनिया में सेट करना। अक्सर रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं जंगों में, डिज़ास्टर में और गरीबी में। जो भी लोग गरीब होते हैं उनकी ये मदद करते हैं चैरिटी के ज़रिए या कोई भी उनके लिए रिलीफ़ वर्क करके। मज़ीद ये कि इनका आपको इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट्स पे देखने को मिलता है। ये गवर्नमेंट्स पे अक्सर अगर कोई इमोरल एक्टिविटी में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है या कोई भी इमोरल किस्म की पॉलिसी फॉर्म करती है, तो ये रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं जो कि उन पे प्रेशर बिल्ड करते हैं गवर्नमेंट पे कि वो अपनी पॉलिसी को वापस ले। और इस तरह ये इंटरनेशनल डिस्कशन पे भी अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में और एथिकल इश्यूज़ के बारे में। जहाँ पे कोई भी अनएथिकल चीज़ हो या रिलीजियस ग्रुप सामने आते हैं, जहाँ पे हैविली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, तो ये रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं जो कि उनको कंडेम करते हैं और गवर्नमेंट्स और स्टेट्स पे प्रेशर बिल्ड करते हैं। इसकी आप मिसाल देख लें, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चिज़ हैं और इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड वाइड है। ये ऐसी एंटिटीज़ हैं जो कि रिलीजियस ग्रुप्स के तौर पे एक्ट करती हैं और इंटरनेशनल लेवल पे अपना रोल प्ले करती हैं।
उसके बाद है कल्चरल ग्रुप्स। ये ग्रुप्स पूरी दुनिया में अपने कल्चर और अपनी आइडेंटिटी को प्रमोट करते हैं, और ये मज़ीद बात करते हैं कल्चरल कॉर्पोरेशन के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज के बारे में। और उसके बाद है हमारे पास इंडिविजुअल बिजनेस मैग्नेट्स। ये वो लोग होते हैं जो पूरी दुनिया में अपना असर क्रिएट करते हैं, अपनी वेल्थ के ज़रिए से, अपनी वेल्थ से रोल प्ले करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड में, इंटरनेशनल इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, और ये कहीं न कहीं अपने पैसे से लोगों की मदद करते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। इनकी आप मिसाल ले लें, इलोन मस्क हैं, बिल गेट्स हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे टेक्नोलॉजी में, बिज़नेस में, चैरिटी में अपना रोल प्ले करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।